वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू बैक वेंचर्स एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एन्यूरिज्म को। एन्यूरिज्म यहाँ पे हमारी एओर्टिक लिखा हुआ है, इसके साथ साथ हमारा एक बैरी एन्यूरिज्म होता है, हम उसको भी यहाँ पे साथ ही कर लेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले एन्यूरिज्म होता क्या, फॉर एग्जांपल ये आपकी ब्लड वेसल है। तो अब क्या हुआ, आपके ब्लड वेसल जो है इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई कि आपकी ये जो है वीक हो गई। अब वॉट एवर कॉज इसके अंदर आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, उसके अलावा आपकी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो सकती है बॉडी के अंदर, या फिर इसके अलावा आपका पेशेंट जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, इस तरह की कोई भी चीज़ हो सकती है। तो उसमें अब क्या है, आपकी जो है ब्लड वेसल वो है कहीं से वीक होगी। फॉर एग्जांपल आपका ये वाला एरिया जो है वो वीक हो गया। अब अच्छा, ये आपकी होती कहाँ पे, आपकी आर्टरीज़ में होती है। तो अब क्या हुआ, जहाँ से आपका एरिया जो है वीक हुआ, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही आपका ब्लड वहाँ से गुजरेगा तो वहाँ से आपकी जो ब्लड वेसल है ना वो आपकी आउट पाउच कर जाएगी, मतलब बाहर की तरफ निकल आएगी। तो इस आउट पाउचिंग को या फिर लोकलाइज डायलेशन को हम क्या कहते हैं, एन्यूरिज्म। अब एओर्टा के केस में आपकी एओर्टा के अंदर जहाँ से डायलेशन हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, एओर्टिक एन्यूरिज्म। तो डायलेशन ऑफ एओर्टा, पैथोलॉजिकल डायलेशन ऑफ एओर्टा। और उसके बाद ये आपकी का मतलब आपकी जो है एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकती है, आपकी कोई भी कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकती है, या भी कुछ भी और हो सकता है। तो ऐसे करते हैं, नोट्स को ओपन करते हैं, वहाँ से करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फिर आ जाएंगे। तो सबसे पहले एन्यूरिज्म आपकी डायलेशन ऑफ एओर्टा ड्यू टू वीकनिंग। वीकनिंग हुई आपकी, क्या हो गई, डायलेट हो गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, एन्यूरिज्म। अब सबसे पहले हमारी यहाँ जो इंपॉर्टेंट है, हमारी सबसे पहले वाली वो हमारी है एओर्टिक, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। अब ये इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी ये मोस्ट कॉमन है। आपका जो मतलब हमें पता है हमारा जो एओर्टा है ना, वो हमारा ये आर्च बनी पहले, उसके बाद वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। यहाँ से मतलब उसने ना पास किया आपके डायफ्राम को, और उसके बाद ये पहले ये हमारा हो गया डिसेंडिंग एओर्टा, और उसके बाद ये जब आपके डायफ्राम से नीचे चला गया तो ये हमारा हो गया एब्डोमिनल एओर्टा। अब ये जो एओर्टा जो है आपके एब्डोमिनल, वहाँ पे एन्यूरिज्म हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म। आपकी मोस्ट कॉमन कॉज है। और उसके बाद हमें पता फिर हमारी एब्डोमिनल एओर्टा है, इसकी हमारी ब्रांचेज आगे जा रही होती हैं, मतलब डिफरेंट ब्रांचेज जा रही होती हैं, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है हमारी जो हमारी किडनीज़ की तरफ जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। अब ये जो एब्डोमिनल एओर्टा जो है इसकी एन्यूरिज्म आपकी होती है डिस्टल, डिस्टल टू एब्डोमिनल, ये हमारी जो है रीनल आर्टरी उससे डिस्टल होती है। और उसके बाद हमें पता है हमारा ये जो एओर्टा है ना, ये हमारा जाके आगे बाइफरकेट करता है यूं करके, एक राइट साइड पे चला जाता है और उसके बाद राइट लेफ्ट साइड से चला जाता है। तो अब ये जो हमारी हुई है एन्यूरिज्म, ये एक तो हुई हमारी डिस्टल टू ये हमारी रीनल आर्टरी, और उसके बाद ये हमारी होगी प्रोक्सिमल टू बाइफर्केशन ऑफ एओर्टा। तो उसके बाद ये हमारी हो गई मतलब इसकी लोकेशन। बाकी अगर बात की जाए इसकी रिस्क फैक्टर्स की, तो इसके अंदर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है आपकी स्मोकर, अगर आपका पेशेंट है। उसके बाद आपका पेशेंट अगर है उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस है, हमें पता है हमारी स्मोकिंग जो है वो हमारी लेके जाती है एथ्रोमा फॉर्मेशन की तरफ, तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई इसके अंदर। या फिर हाइपरटेंशन है, मतलब आपका ब्लड प्रेशर ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अब जो है मतलब ज़्यादा प्रेशर की वजह से आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, आपकी वेसल को जो है मतलब बाहर की तरफ धकेलता रहेगा, और आपका एटलीस्ट क्या हो जाएगा, एंड पे क्या हो जाएगा, आपका एन्यूरिज्म हो जाएगी, डायलेशन हो जाएगी वहाँ की। और उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो ये आपके सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर हैं। बाकी अगर बात की जाए साइन एंड सिम्टम्स की, तो एब्डोमिनल एओर्टा के केस में अगर आपका पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा तो वो आपका मोस्टली जो है आपका एसिम्टोमेटिक होगा। अगर वो आपका मतलब आप उसे चेक कर रहे हैं, आप उसके रूटीन जो है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो जब आप उसका एब्डोमेन को एग्जामाइन करेंगे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको पल्सटाइल मैस फील होगा। तो वो आपको बताएगा कि इसके पेशेंट के अंदर क्या है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म है। और उसके बाद जब आपने पहली दफ़ा चेक किया वो आपका थोड़ा सा मतलब कुछ भी साइज़ आया, और उसके बाद जब आपने अगली दफ़ा दोबारा से उसको चेक किया तो आपका वो जो मैस है वो पहले कम था, अब आपका बड़ा हुआ नज़र आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपका ग्रो विद टाइम। मतलब आपका जो एब्डोमिनल मैस है ना, एपिगैस्ट्रिक पल्सटाइल मैस, वो आपका ग्रो विद टाइम करेगा इसके अंदर। और उसके बाद ये जो है आपकी वीकनिंग हो रही है ब्लड वेसल की। अब ये जो आउट पाउच हो रहा है ये आपका आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। तो अब क्या हो सकता है, अब एंड स्टेज ये हो सकता है कि आपकी जो ब्लड वेसल इतनी वीक हो जाए कि वो आपकी जो है रप्चर कर जाए। तो आपकी ब्लड वेसल रप्चर की, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो है पेशेंट अब जैसे ही रप्चर होगा, आपका जो ब्लड है वो आपका एब्डोमेन में जाता जा रहा है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, एक तो आपका जो है ब्लड है वो आपका लॉस हो रहा है, तो उस केस में आपका पहले तो बीपी कम हो जाएगा। उसके बाद ये जो है आपका जो बाहर ब्लड जा रहा है, आपका यहाँ से ब्लड बाहर जा रहा है, तो इसको जब आप एग्जामाइन करेंगे ना, तो आपका जो ब्लड है वो आपको पल्सटाइल फील होगा वहाँ से, मतलब आपको जो है ना यूँ फील हो रहा होगा कि कोई चीज़ आगे टकरा रही है मेरे आवाज़ों के साथ। तो ये आपके एक तो हो गया पल्सटाइल हो गया, और उसके बाद पेशेंट आपका जो है स्वेयर जो है फ्लैंक पेन बताएगा, और उसके बाद वो होगी क्या, सडन ऑनसेट की होगी। तो ये इसके वजह हो गए साइन एंड सिम्टम्स में। बाकी इन्वेस्टिगेशन में इसका सिंपल सिंपल से आपने पेशेंट का क्या करवा लेना, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवा लें, या फिर सीटी, या फिर कंट्रास्ट करवा लें।
अच्छा, कंट्रास्ट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आप जो पेशेंट को कंट्रास्ट वगैरह देते हैं, तो ये कंट्रास्ट होते हैं, ये आपके होते हैं नेफ्रोटॉक्सिक, आपकी जो है किडनीज़ को आपके अफेक्ट करते हैं। तो जब आप पेशेंट को कंट्रास्ट दे रहे हैं तो आपने क्या करना है, इसके साथ साथ पेशेंट को जो है फ्लूइड जो है उसकी इंटेक बढ़ा देनी है, ताकि ये जो है मतलब आपका जो है किडनीज़, मतलब ये आपका कंट्रास्ट जो है आपका जल्दी जल्दी से बाहर निकले और आपकी किडनीज़ को मतलब डैमेज ज़्यादा ना करे। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट को आप अपने नॉर्मल सलाइन वगैरह इन्फ्यूज़ करते रहें, ताकि उसका जो है यूरिन आउटपुट ज़्यादा आए, और उसके बाद या फिर उसको कहेंगे आप पानी बहुत ज़्यादा पीते रहो। तो ये वाला सारा इसके अंदर हो जाएगा। बाकी इसके अंदर अब क्या है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट में अगर आपका ये जो पल्सटाइल मैस है वो अगर आपका है मोर देन 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, तब आपने उसका क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करना है। और उसके बाद अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर है, 5.5 सेंटीमीटर, तो आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अब सर्जरी में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे जो है वो वाला एरिया जहाँ से आपका डायलेट कर गया, आप उसको कट कर दें और उसके बाद वहाँ पे डेक्रोन ग्राफ्ट लगा दें। तो ये वाला सारा इसके सर्जरी में आ जाता है। बाकी बाकी इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट और कोई नहीं है, आपने सर्जरी ही करनी है पेशेंट की। बाकी अगली बात करते हैं हम अपनी यहाँ पे थोरेसिक एओर्टिक एन्यूरिज्म की। अब हमारा जो एओर्टा है वो जब हार्ट के अंदर से निकला, तो ये ऊपर वाला जो एरिया बना हमारा, ये हमारा होगा, ये हमारा थोरेसिक एओर्टा। तो इसके हमारी हमें पता है हमारी 3 ब्रांचेस निकलती हैं ऊपर से। तो अब ये ऊपर की तरफ जो जब जाएगी तो इसको हम क्या कहेंगे, असेंडिंग एओर्टा। और उसके बाद ये जब नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, हम डिसेंडिंग एओर्टा। और उसके बाद ये जो ऊपर आर्च बनेगी इसको हम क्या कहेंगे, आर्च ऑफ एओर्टा। अब आपका ये जो है थोरेसिक एन्यूरिज्म, ये आपका क्या है, मतलब बैलून लाइक डायलेशन ऑफ आपका ये थोरेसिक एओर्टा। और इसके अंदर ये आपकी काजेज इसके अंदर क्या हो सकती है, आपकी मोस्ट कॉमन जो है इसके अंदर आपकी वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ है, या फिर उसके अलावा नेक्रोसिस है वहाँ पे। मतलब आपकी जो है ना ये जो आपकी वेसल है ये आपकी नेक्रोज कर गई, मतलब इसकी यहाँ पे ना डेथ होनी शुरू हो गई आपके ब्लड सेल्स की, वेसल के सेल्स की। तो अब उस केस में क्या हो जाएगा, जैसे आपके मतलब नेक्रोसिस होगी तो आपका वो वाला एरिया जो है वो वीक होता रहेगा, आपका पेशेंट का उसके अंदर क्या हो जाएगा, एओर्टिक एन्यूरिज्म। और उसके अलावा अगर कनेक्टिव टिश्यू की बात की जाए तो मार्फन सिंड्रोम या फिर एहलर-डायलिस सिंड्रोम, इनके अंदर क्या हो जाएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी। तो स्ट्रेंथ अगर कम है तो यहाँ पे तो वैसे भी प्रेशर हमारा बहुत ज़्यादा होता है एओर्टा के अंदर। और अगर ज़्यादा बात की जाए तो हमारा असेंडिंग एओर्टा आर्च और उसके बाद डिसेंडिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब अगर वीक है आपकी तो पेशेंट आपका आहिस्ता आहिस्ता चला जाएगा एन्यूरिज्म की तरफ। बाकी इसके अलावा क्या हो सकता है, हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर ही आपका बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, आपका पेशेंट एन्यूरिज्म की तरफ चला जाएगा। इसके रिस्क फैक्टर में मतलब सबसे पहले आपका वही स्मोकिंग आ गई, और उसके अलावा आपकी फैमिली हिस्ट्री है। स्मोकिंग का यार पहले बता दिया आपकी क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह करवा रही होती है, और उसके अलावा ये जो है ना आपकी मतलब बहुत ज़्यादा जो हमारी है ना डिजीज़ वो हमारी स्मोकिंग की वजह से ही हो रही होती हैं। तो स्मोकिंग इसके अंदर आ गई। इसके बाद अगर बात करते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशंस की, तो इन्वेस्टिगेशन में आप क्या करवा सकते हैं, पेशेंट का सीटी एंजियो करवा लें, एमआरआई करवा लें, या फिर अल्ट्रासाउंड करवा लें। और इसके साथ साथ आप जो है पेशेंट का ट्रांसथोरेसिक या फिर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी भी करवा सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में अब क्या हो जाएगा, अगर आपका जो है मतलब आपकी एओर्टा जो है वो आपके थोरेसिक वाले एरिया से बढ़ी हुई है, मतलब वहाँ से डायलेशन हो रही है इस तरह से करके, तो अब ये जो आपके मतलब आपके जो है थोरेसिक कैविटी वहाँ पे आपके दूसरे स्ट्रक्चर्स भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे हो सकता है अगर आपके ये जो एन्यूरिज्म है वो आपके क्या कर दे, आपके मीडियोस्टाइनल जो है आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपके वेसल्स पड़ी हुई हैं आपके पीछे, आपके क्या कहते हैं उसे, हमारा इसोफेगस पड़ा हुआ है, इस तरह की चीज़ें, तो उनको ये कंप्रेस कर सकता है। तो आपका पेशेंट जो है डिस्फेजिया वगैरह इस तरह की सिम्टम्स आपको बता सकता है, नर्व्स को डैमेज कर सकता है, आपकी हॉर्सनेस वगैरह आ सकती है। तो ये वाली सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में आ गई इसकी। और उसके अलावा इसके अंदर मतलब वहाँ पे ब्लड की स्ट्रेसिस हो रही है यहाँ पे, तो थ्रोम्बस या फिर उसके अलावा एम्बोलिज्म बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और उसके अलावा अगर आपका पेशेंट आप इसके अंदर स्मोकिंग का है, स्मोकिंग उसकी हिस्ट्री है, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं इंक्रीज रिस्क ऑफ रप्चर, मतलब उसके रप्चर भी जो है ना स्मोकिंग की वजह से उसके चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे हमारे ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपने क्या करनी है, आपने सर्जरी ही है। अगर आपका जो है ये एन्यूरिज्म आपका मोर देन 6 सेंटीमीटर है तो आपने सर्जरी करनी है, अगर लेस देन 5 है तो आपने सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट आपने नहीं करना। सर्जरी में आपके पास इसके अंदर 3-4 ऑप्शंस हैं, मतलब अब आप वो आपकी जो है ना डिपेंड करेगा आपका पार्ट कौन सा इन्वॉल्व है, आपका असेंडिंग इन्वॉल्व है, या फिर आपकी ये क्या कहते हैं हमारी आर्च इन्वॉल्व है, या फिर उसके अलावा हमारी डिसेंडिंग इन्वॉल्व है। तो आर्च होगी, उसके बाद ये हमारा डिसेंडिंग। अब असेंडिंग में अगर हो रही है डायलेशन, तो अब हमें पता है यहाँ पे हमारा वाल्व भी पड़ा हुआ है, एओर्टिक वाल्व। अब अगर यहाँ पे असेंडिंग में हो रही है तो इसके अंदर आपकी कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकता है कि आपका जो एओर्टिक वाल्व है वो आपका रिगर्जिटेशन की तरफ चले जाए, वो डायलेट कर जाए, एनुलस उसका सारे का सारा जो उसका सब अपरेटस है ना वो भी उसका सारे का सारा आपका डायलेट कर जाए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आपको एओर्टिक जो है
वो रिगर्जिटेशन जो है वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। तो इस केस में अब आपने क्या करना है, आपने पेशेंट की ये जो एओर्टिक वाल्व है इसको भी आपने रिप्लेस करना है, और उसके साथ साथ आपने क्या कर देना, वहाँ पे ग्राफ्ट लगा देना, जहाँ से आपका ये एरिया है वहाँ पे आपने ग्राफ्ट लगा दिया और आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर आपकी बात करें हमारे आर्च की, तो आर्च में अब आपने क्या करना है, आपने वहाँ पे वो जो है एरिया जो आपका डायलेशन वाला है उसको आपने रिप्लेस कर देना विद डेक्रोन ग्राफ्ट। और उसके बाद अगर बात करें हमारे डिसेंडिंग एओर्टा, मतलब हमारे डिसेंडिंग एओर्टिक एन्यूरिज्म की, तो उस केस में आपने क्या कर देना है, एंडोवैस्कुलर स्टेंट वगैरह डाल देने हैं। तो ये वाला सारा इसकी सर्जरी में आ गया। बाकी बात करते हैं हमारी एक इंपॉर्टेंट है हमारी माइकोटिक एन्यूरिज्म। तो माइकोटिक हम कहते हैं किसी हमारी इन्फेक्शन वगैरह को, तो इन्फेक्शन हुई, अब वहाँ पे आपकी जो है ब्लड वेसल की वीकनिंग होनी शुरू हो गई, इसको हम क्या कहेंगे, माइकोटिक एन्यूरिज्म। वीक हुई और उन्होंने क्या करना कर, वही बात होगी कि आपकी मतलब वेसल वीक होगी, उसके बाद वो डायलेट कर देगी, तो आपका पेशेंट चला जाएगा एन्यूरिज्म की तरफ। काजेज में इसके अंदर कोई भी कैंडिडा इन्फेक्शन आ सकती है, एस्परजिलस म्यूकोर इन्फेक्शन आ सकती है, सुडोमोनास आ सकती है, या फिर साल्मोनेला वगैरह ये वाली सारी आ सकती है इसके अंदर। बाकी ट्रीटमेंट में क्या है, आपने जो है इन्फेक्शन को ठीक करना है, और उसके बाद आपने जो है जहाँ से आपकी एन्यूरिज्म हुई है वहाँ से आपने सर्जरी करके उसको ठीक करना है। तो ट्रीटमेंट में आपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक्स और उसके बाद सर्जरी आ जाएगी। बाकी बात करते हैं यहाँ पे हमारी एक इम्पोर्टेंट है हमारी, ये वैसे पार्ट है हमारा असेंडिंग एओर्टा का ही ये हमारा जो है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक दो चीज़ें ज़्यादा आ जाती हैं हमारी, तो इस हिसाब से हम इसको थोड़ा सा अलहदा से कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें आ जाती है आपकी सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। अब ये जो आपकी सिफिलिटिक है, ये आपकी वही बात होगी हमारी है सिफिलिस की वजह से। सिफिलिस में हमारा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, हमारा ट्रैपोनीमा पैलिडम होता है। तो ये यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी होगा, ये हमारा कॉजेज आपका ट्रैपोनीमा पैलिडम हो गया। अब ये आपकी सिफिलिस की भी मतलब प्राइमरी स्टेज में भी नहीं होती, सेकेंडरी स्टेज में भी नहीं होती, ये आपकी कब होती है, जब आपकी सिफिलिस में जो है आपके टर्शरी स्टेज चल रही होती है। टर्शरी स्टेज में क्या होता है, आपका जो है एओर्टा को वो इन्वॉल्व कर लेती है, और एओर्टा में अब आपके यहाँ पे हमारा है एओर्टा, तो एओर्टा में अब यहाँ पे एओर्टा की जो ब्लड वेसल हमारी जो है वैसा जो हमारी क्या कहते हैं इसको वाल्व को हमारी जो सप्लाई कर रही होती है ना, मतलब हमारी वेसल जो एओर्टा की वाल्व को सप्लाई कर रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजा वेजोरम। अब इस केस में क्या होता है, आपकी जो वेजा वेजोरम है वही आपकी ब्लॉक हो जाती है। अब एओर्टा की तरफ जब ब्लड ही नहीं जाएगा, एओर्टा को न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलेगी, तो वो आपकी वीक हो जाएगी और आपकी डायलेट कर जाएगी। तो सिफिलिटिक में टर्शरी स्टेज में आपकी क्या हो जाएगी, एओर्टिक एन्यूरिज्म हो जाएगी, और ये आपकी कौन सी इन्वॉल्व करेगी, असेंडिंग एओर्टा को इन्वॉल्व करेगी, और वही बात होगी कि आपका जो है एओर्टिक रीगर्जिटेशन भी इसके अंदर आ सकती है। बाकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसके अंदर क्या हो गया, आपका ट्रैपोनीमा पैलिडम। आपने क्या करना है पेशेंट की, अगर आप करवाते हैं चेस्ट एक्सरे, तो चेस्ट एक्सरे में एक तो आपको जो वही बात होगी, आपकी मीडियस्टाइनल स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके एक दूसरे से दूर हुए होंगे, और उसके बाद इसके अंदर आपको करेक्टरिस्टिक साइन आएगा आपका ट्री बार्क अपीयरेंस। तो ये मैं कोशिश करूंगा कि आपको एंड पे इसकी कोई एक पिक्चर वगैरह दिखा दूं। बाकी अब बात करते हैं हमारे लास्ट वाले बैरी एन्यूरिज्म की। तो बैरी एन्यूरिज्म को करने से पहले ऐसे करते हैं, हम अपनी फर्स्ट एड को ओपन करते हैं, वहाँ से हम अपना देखते हैं सर्कल ऑफ विलिस, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे सर्कल ऑफ विलिस। अब सर्कल ऑफ विलिस के लिए हमने कल मतलब हमने पहले देखा था स्टील सिंड्रोम, उसके अंदर हमारी क्या थी, वर्टिब्रल आर्टरी थी। वर्टिब्रल आर्टरी ने ऊपर जाके हमारी ब्रांच दी, एक हमारी क्या बना दी, हमारी बेजिलर आर्टरी। अब ये हमारी बेजिलर आर्टरी है, इसके बाद बेजिलर आर्टरी ने आगे जाके पोस्टीरियर जो है ना सेरिब्रल आर्टरीज जो है उसमें कन्वर्ट होगी। अब उसके साथ साथ यहाँ पे हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ये दो हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और उसके बाद ये हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है, ये हमारी दोनों मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और उसके बाद ये हमारी ये यहाँ से है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब ये हमारी तीन हो गई, मतलब एक हमारी ये पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, और नीचे से हमारी ये होगी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये दोनों आपस में ज्वाइन हुई, और उसके बाद ऊपर से हमारी मिडल सेरिब्रल आर्टरी, और उसके बाद हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ये हमारी ज्वाइन हुई। ये दोनों ज्वाइन होंगे किसके साथ, हमारी मतलब कि हमारी जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज हैं वो हमारी ज्वाइन हो जाएंगी मिडल सेरिब्रल आर्टरीज के साथ, और मिडल हमारी जाके ज्वाइन हो गई हमारी पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साथ। अब आपस में एंटीरियर वाली जो है इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारी यहाँ पे एक और आर्टरी है, एक और कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो उसके बाद एक होगी हमारी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद एक होगी हमारी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब जो हमारा जो है सर्कल ऑफ विलिस में जो हमारा बनता है एन्यूरिज्म, वो आपका मोस्ट कॉमन होता है जहाँ पे आपकी एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, और उसके बाद एंटीरियर आपकी सेरिब्रल आर्टरी जो है इन दोनों के दरमियान में, मतलब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये वाला एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का, और उसके बाद कम्युनिकेटिंग आर्टरी, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे आपका कहीं पे ये एन्यूरिज्म होता है। यहाँ पे ब्रांचिंग हो रही है तो यहाँ पे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद आपकी जो है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इन दोनों के बिटवीन होता है, और उसके बाद ये आपका एसोसिएटेड होता है विद आपकी जो है
ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, उसमें भी अगर आपकी PKD1 है, PKD1 उसमें आपकी जो है इसके अंदर 85% चांसेस होते हैं, और उसके बाद PKD2 के साथ आपके मतलब वो जो आपके रिमेनिंग रह गए 15%। तो अब आपकी जो है ये, उसके अलावा आपका ये जो है कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ जैसे आपकी जो है एहलर-डायनेस सिंड्रोम या फिर मार्फन सिंड्रोम, उनके साथ भी एसोसिएटेड होता है। और उसके बाद इसके अंदर रिस्क फैक्टर आपके एज आ जाती है, इंक्रीज एज आ गई आपकी, स्मोकिंग हो गई, या फिर आपका अगर पेशेंट है अफ्रीको कैनेडियन तो उसके वो सॉरी अफ्रीको अमेरिकन, तो उस केस में भी आपका पेशेंट जो है उसके मतलब बैरी एन्यूरिज्म होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद ये आपकी जो बैरी एन्यूरिज्म होती है ये आपकी मोस्टली होती है क्लिनिकली साइलेंट अनटिल रप्चर। जब आपकी रप्चर हो जाएगी तब आपके पेशेंट जो है उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, और सिम्टम्स में भी आपका जो क्लिनिकल आएगा ना, आपके केसेस में आएगा, उसमें वो बताएंगे आपको वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ, मतलब आपका पेशेंट बताएगा हेडेक वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ, वर्स्ट हेडेक पेशेंट, चले ठीक हो गया, मतलब उसके अंदर आपको जो बताएगा वर्स्ट हेडेक बताएगा। बाकी ऐसे करता हूँ, फर्स्ट एड को दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमारी बैरी एन्यूरिज्म आपकी होती कहाँ पे, सर्कल ऑफ विलिस में, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के दरमियान। उसके बाद APKD या फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ की वजह से हो सकती है, इंक्रीज एज, स्मोकिंग, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन पेशेंट, और उसके बाद रप्चर हो सकती है। अब रप्चर में क्या होगा, आपका जब ये रप्चर हो जाएगी ना तो आपका पेशेंट प्रेजेंट करेगा विद सब एरेक्नॉइड हैमरेज। तो आपका यहाँ पे हुआ सब एरेक्नॉइड हैमरेज, और इसके बाद अब क्या हो जाएगा, हेमरेज हुआ, वहाँ पे आपका ब्लड जो है वो लॉस होना शुरू हो गया, तो आपका जो है ब्रेन के अंदर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, इंक्रीज ब्रेन के अंदर प्रेशर, इंक्रीज ब्रेन प्रेशर। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो है जो आपका सिंपथेटिक सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा, सिंपथेटिक एक्टिवेशन। अब सिंपथेटिक एक्टिवेट हुआ, तो जब आपका ये सिंपथेटिक एक्टिवेट होता है ये क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, ब्लड वेसल आपकी कंस्ट्रिक्ट हो गई। अब आपकी जो ब्रेन की तरफ आपका जो ब्लड जा रहा था वो आपका हो गया कम, डिक्रीज ब्लड, और वो किधर का हुआ आपका, टू डिक्रीज ब्लड टू ब्रेन, ब्रेन की तरफ कम जाएगा, आपका ब्रेन जो है इस्कीमिया वगैरह करना शुरू हो जाएगा। अब इस केस में आप क्या करेंगे, आपके पेशेंट जो है उसको आप देंगे निमोडिपिन। निमोडिपिन है क्या, डिपीन आ गया एंड पे, तो आपकी जो है मैंने आपको बताया था आपकी जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं उनके एंड पे क्या आता है आपका डिपीन्स। तो आपके ये क्या हो जाएगी, आपकी निमोडिपिन जो आपकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये क्या करेगी आपकी, मतलब आप ये जो है ना आप इसको यूज़ करते हैं आपकी वेजोस्पाज्म, जो हमारे ये जो है आपकी जो कंस्ट्रिक्शन हुई है ब्लड वेसल्स की, इसको आप रोकते हैं सेकेंडरी टू हेमरेज, आपके सेकेंडरी टू हेमरेज, ये जो आपका वेजोस्पाज्म हुआ ना हेमरेज, इसके लिए आप इसको यूज़ करते हैं निमोडिपिन। ये क्या कर देगी, ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्शन नहीं करेगी, आपके ब्रेन की सप्लाई जाती रहेगी, आपका पेशेंट जो है उसके अंदर है मतलब उसकी जो ब्रेन के अंदर इस्कीमिया वगैरह है वो आपका ठीक हो जाएगा। बाकी ओवरऑल अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका जो है पेशेंट उसकी अगर आप इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर आप CT एंजियो करवा लें। CT एंजियो क्या करेगा, आपके मतलब बता देगा आपके कहाँ से रप्चर हो रहा है, और मतलब आपको पता चल जाएगा कि ब्रेन के अंदर ही आपका रप्चर हो रहा है। तो उसके अलावा इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका अगर पेशेंट है 12 आवर्स के अंदर अंदर आप उसका करवाते हैं, अगर उसका रप्चर हुआ मतलब आपके पास आया वर्स्ट हेडेक के साथ, आपने उसका ये चेक करवाया 12 आवर्स के अंदर अंदर आप अगर करवाते हैं CT एंजियो तो आपको नो हेमरेज नज़र आएगा, आपका हेमरेज मतलब उसके अंदर नहीं नज़र आएगा आपको। लेकिन अगर आप बात करें अपने 12 आवर्स की बाद, मतलब 12 घंटे के बाद अगर आपने करवाया और उसके बाद अब क्या हुआ, मतलब ये क्या कि आपके 12 घंटे के अंदर आपको जो है हेमरेज नहीं नज़र आया, और आपने 12 घंटे के बाद दोबारा करवाया, दोबारा फिर आपका नो हेमरेज, तो अब इस केस में आपने क्या करना है, अगर आपका पेशेंट अभी भी सिम्टम्स बता रहा है आपके यही आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, लंबर पंक्चर करवा लेना है। लंबर पंक्चर के अंदर अगर आपका ब्लड आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका पेशेंट जो है उसके अंदर बैरी एन्यूरिज्म जो है वो आपका रप्चर हो गया, और मतलब आपके सिम्टम्स भी तभी आते हैं जब आपका ये रप्चर होता है। बाकी अब इन्वेस्टिगेशन हो गई। इसके बाद अगर आप पेशेंट की बात करें अपने ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में आपने वही हमारा जो हमने पहले देखा, हमने क्या करना है, सर्जिकल रिपेयर करना है पेशेंट का, सर्जिकल रिपेयर, और इसके अलावा आप उसको निमोडिपिन वगैरह दे सकते हैं, और उसके अलावा आप पेशेंट को मैनेटोल वगैरह भी दे सकते हैं। मैनेटोल से क्या हो जाएगा, आपका जो है वो आपका ब्लड वेसल मतलब आपका जो वहाँ पे क्या कहते हैं इसे, स्वेलिंग को आपकी कम करेगा, वाटर को लॉस करवाएगा, और आपका पेशेंट जो है उसके अंदर भी सिम्टम्स उससे भी ठीक हो जाएंगे। बाकी इस डिजीज़ के अब ऐसे करते हैं, फर्स्ट एड को ओपन करके वहाँ से देखते हैं, रुके। तो ये आ गई हमारी एओर्टिक एन्यूरिज्म, लोकलाइज्ड डायलेशन ऑफ एओर्टा। अब इसके बाद क्या हो सकता है, आपकी बैक पेन, मतलब आपके पेशेंट ने प्रेजेंट किया और उसके बाद सिम्टम्स आएंगे जब आपका रप्चर हो जाएगा। उसके बाद अलावा ये आपकी रीकिंग भी हो सकती है, और मतलब रप्चर होगा तभी आपका, या फिर लीक हो रहा है तभी आपको बैक पेन वगैरह इसके अंदर आएगी। बाकी अब एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म वही आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड है। इसके बाद टोबैको हिस्ट्री, इंक्रीज एज, मेल जेंडर, फैमिली हिस्ट्री वगैरह।
पल्सटाइल मैस आपको फील होगा। और उसके बाद आपके जो है ये इंफ्रा रीनल होगी, लेकिन डिस्टल टू मतलब डिस्टल तो होगी आपकी रीनल आर्टरी से, लेकिन आपकी जो है प्रोक्सिमल होगी किससे आपकी वो क्या कहते हैं बाइफर्केशन से। उसके बाद बात करते हैं हमारी थोरेसिक एन्यूरिज्म। मतलब इसमें भी आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सर्जरी। थोरेसिक एन्यूरिज्म में क्या करेंगे हम, मीडियल मतलब हमारी जो है मीडियल सिस्टिक मीडियल डिजनरेशन है, उसके साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद हाइपरटेंशन हो गई, बाइकस्पिड एओर्टिक वाल्व हो गया, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हो गई, या फिर टर्शरी सिफिलिस हो गई। उसमें आपका क्या हो जाएगी, आपकी वेजा वेजोरम है उनकी एंड आर्ट्राइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, आपकी ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी एओर्टा की तरफ। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका एओर्टिक डायलेशन, और उसके बाद एओर्टिक रूट रीगर्जिटेशन, एओर्टिक वाल्व रीगर्जिटेशन। इसके बाद अब यहाँ पे ना सिफिलिटिक एन्यूरिज्म को भी ओपन करता हूँ। तो हमारी सिफिलिटिक हार्ट डिजीज़ आपकी टर्शरी सिफिलिस में होती है, वेजा वेजोरम को इन्वॉल्व कर लेती है। और उसके बाद आपकी जो है वाल्व रिंग जो है डायलेशन हो गई, उनके बाद मतलब डायलेशन कर सकती है, या फिर वाल्व रिंग जो है आपकी उनकी जो है डायलेशन कर सकती है। ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, रिगर्जिटेशन पेशेंट फील करेगा, इसके अंदर आपको शो करेगा। उसके बाद आपका क्या है, ट्री बार्क अपीयरेंस ऑफ एओर्टा। और उसके बाद ये जो है आपकी एन्यूरिज्म का करती है, और वो कहाँ पे करती है, आपकी असेंडिंग एओर्टा में, आर्च पे, या फिर एओर्टिक इनसफिशिएंसी के साथ आपको प्रेजेंट करता है पेशेंट। और उसके साथ साथ इसमें आप पेशेंट के अंदर क्या आपका जो एओर्टिक रूट है उसकी आपकी कैल्सिफिकेशन भी शो हो सकती है इसके अंदर। और इसके बाद यहाँ पे ना बैरी एन्यूरिज्म को दिखाता हूँ। तो ये आ गई हमारी यहाँ पे बैरी एन्यूरिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, सेकुलर एन्यूरिज्म भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड बैरी एन्यूरिज्म। आपकी क्या हो जाती है, जहाँ पे आपकी होती है आपकी ये जो है क्या कहते हैं सर्कल ऑफ विलस के अंदर बाइफर्केशंस होती है, वहाँ पे आपकी होती है। और मोस्ट कॉमन साइट इसकी क्या है, जंक्शन ऑफ एओर्टिक आपकी क्या कहते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, और उसके बाद एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। और उसके बाद आपकी एसोसिएटेड होती है विद पीकेडी, और उसके बाद एहलर डैनलस सिंड्रोम। इसके बाद आपकी इसके अंदर रिस्क फैक्टर के अंदर क्या आ गया, आपकी हाइपरटेंशन, टोबैको स्मोकिंग, या फिर एडवांस एज। टोबैको स्मोकिंग की वजह से आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रप्चर के। हाइपरटेंशन हुई उसकी वजह से भी आपका जो है रप्चर हो जाएगा, और आपके अंदर क्या हो जाएगा, वहाँ पे सबअरेक्नोइड हैमरेज हो जाएगी। और पेशेंट आपको सिम्टम्स क्या बताएगा, आपका वर्स्ट हेडेक ऑफ माई लाइफ, और या फिर इसको हम क्या कहते हैं थंडर क्लैप हेडेक। और उसके अलावा अगर आपका ग्रोइंग कर रहा है आपका, तो उसकी वजह से भी आपके अंदर पेशेंट जो है वो आपको सिम्टम्स भी बता सकता है। बाकी इसके अंदर या भी आपने नीचे वाला पढ़ लेना है, तो बाकी इसके अंदर इतना कुछ नहीं है। ये क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अपनी पढ़ी नहीं है, तो इस वजह से हमें इसका इतना ज़्यादा समझ नहीं आएगी। अभी ये क्या है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, तो इसके लिए आप ये याद रख लें कि ये क्या करेगा, आपकी कंट्रालेटरल लोअर एक्सट्रीमिटी जो है उसकी हेमीप्रेसिस, और उसके अलावा सेंसरी डिफेक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद आपकी अगर है ये आपकी मिडल सेरिब्रल आर्टरी है, तो उसमें अब आपका यही वही आपके सेंसरी डिफेक्ट्स आ सकते हैं। और उसके बाद कंट्रालेटर अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर फेशियल हेमीप्रेसिस। उसके बाद अगर पोस्टीरियर है तो उसके अंदर टोसिस हो गई, डाउन एंड आउट आई वगैरह इस तरह किसी। तो इस डिजीज़ के अंदर यही था। अगर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।